गंगा सवेरा में अगले 1 घंटे हर एक खबर का हर एक अपडेट सबसे पहले आपको देंगे एकदम नए अंदाज में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में जीत के जश्न में नियम और कानून भूल गए प्रधान। ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा करके जमकर जश्न मनाया गया। प्रधानी में चुनाव जीतने के बाद लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। तो ये तस्वीरें हैं और ये जश्न को आप देखिए और जश्न के साथ ये सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि धज्जियां उड़ाने वालों पर क्या कोई कार्रवाई करने वाला है, क्या कोई कार्रवाई करेगा, ये डीजे कैसे पहुंच गया, ये हुजूम कैसे, ये मजमा कैसे लग गया, ये सारे अपने आप में बहुत सवाल हैं। प्रधानी का चुनाव जीतने वाले पर भी अपने आप में सवाल है कि जो प्रधान बन गए हैं क्या आप इतने जिम्मेदार नहीं हैं कि आप कोविड को समझ सकें, आप इतने जागरूक नहीं हैं कि आप मौजूदा वक्त की संवेदनशीलता को समझ सकें, तो आप क्या विकास करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखने के बाद सवाल उठता है उन तमाम दावों पर जो प्रशासन की ओर से किए गए थे। इस जश्न में देखिए बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक तस्वीर आपने देखी फतेहपुर, हम आपको लिए चलते हैं। सरकार की गाइडलाइंस का यहां पर खुलेआम उल्लंघन हुआ है। जीत के बाद प्रधान और समर्थकों ने यहां पर भी जुलूस निकाला है। चुनाव आयोग और पुलिस कप्तान के आदेशों की धज्जियां उड़ी हैं। धाता कस्बे के प्रधान पद पर जीते हुए प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ यहां जुलूस निकाला। और जुलूस क्या निकाला आप देख लीजिए, मोटरसाइकिलें हैं, लोग हैं, क्या कहीं मास्क है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग है। आप खुद पूछिए सवाल कि ये जो नजदीक में कोई थाना होगा, क्या उनको जानकारी नहीं थी इस बात की कि इस गांव में कोई प्रधान बनने वाला है और इस गांव में जुलूस निकाला जा सकता है, इस गांव में मजमा लग सकता है। मालूम होगा, जानकारी होगी, लेकिन समस्या ये है कि काम नहीं करना चाहते। समस्या ये है कि थाने से उठ के बाहर जाए कौन, ये देखे कौन, ड्यूटी कौन करे। ये तस्वीरें सवाल है, ये व्यवस्था पर सवाल है। ये सवाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर तो है ही, सवाल व्यवस्था पर बात। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं और इस तरह की आदेशों की धज्जियां ना उड़ाएं, इस तरह की अपील। आगे बढ़ते बात रामपुर की करते हैं, जहां कांग्रेस नेता मतियुर रहमान पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया है। हमलावरों ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है और इस हमले में कांग्रेस नेता गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। टांडा थाना क्षेत्र के लालपुर कला का यह मामला है। खबर अब जौनपुर से, जहां पर चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ले जाया तो गया, लेकिन वहां पर मौत हो गई। महाराजगंज थाना इलाके के कंती गांव में यह हमला हुआ और तनाव का माहौल अब गांव में है। पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हमलावर की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनाव जीतने के बाद बदले का सिलसिला शुरू हो गया। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतते ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के भाइयों ने चुनावी रंजिश में गांव के ही बस्ती में जमकर उत्पात मचाया और ग्रामीणों को पीटने के बाद महिला ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के पति का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया। तो ये तस्वीर अमेठी की। चुनावी रंजिश में जमकर उत्पात मचाया गया, आगजनी की गई। गोंडा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सैकड़ों की संख्या में महिला थाना परिसर में और इसके साथ साथ पुरुष भी यहां पर पहुंचे हुए थे और हवालात के बाहर इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि उपद्रवियों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। पूरा वीडियो मनकापुर कोतवाली परिसर का बताया जा रहा है। ये वीडियो 2 मई का बताया जा रहा है। मनकापुर कोतवाली इलाके के कटहा बुटानी गांव में चुनावी हार जीत के बाद ये आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, थाने के बाहर पहुंच गए और उसके बाद यहाँ बहुत देर तक बवाल होता गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कहाँ उड़ी, जहां से पालन करवाने वाले निकलते हैं, यहां से पुलिस वाले यहां पर होते हैं और देखिए पुलिस
थाने के बाहर घेराव किया और हंगामा किया बहुत देर तक। बलरामपुर में एक युवक को बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 से 4 युवक फिल्मी स्टाइल में एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पिस्टल लेकर युवक को धमकाते हुए और बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक साथी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस, महकमे और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। तो बलरामपुर का ये वीडियो, एक युवक को 4-5 युवक बेरहमी से पीट रहे हैं। इस युवक की पिटाई भी की, खुद ही वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। बलरामपुर में कितने बेखौफ बदमाश इस वीडियो में आपने देखा। और अब पूर्वांचल की खबरें जल्दी से आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखा। चलिए शुरू करें। वाराणसी के दरेफू ऑक्सीजन प्लांट में खराबी आ गई। इस प्लांट का उद्घाटन 2 दिन पहले ही हुआ है। अब प्लांट के कर्मचारी खराबी को दोस्त करने में जुटे। कहा जा रहा है कि खराबी जल्द ही दूर होगी। गाजीपुर में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल के स्टाफ के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात कही है। उनका कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ को भयमुक्त माहौल मिले, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। कुशीनगर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां 461 कोरोना के नए केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब यहां कोरोना संक्रमित मरीज बढ़कर 1203 हो गए। जौनपुर में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं हत्या के बाद से युवक के गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगा है। आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप लगाने वाले 2 प्रत्याशी धरने पर भी बैठ गए। पता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद पूरे गांव में जुलूस निकालता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। देवरिया में जिला पंचायत सदस्य 51 से जीतते निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रत्याशी ने बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा के विरोध में धरना दिया। मिर्जापुर में एक कार में अचानक भीषण आग लगी और जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार के अंदर 2 लोग सो रहे थे। ग्रामीणों ने इन लोगों को कार से किसी तरह बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। तो 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन करने के बाद अब फिर 4 दिन के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। पहले साप्ताहिक बंदी 3 मई और फिर 6 मई तक थी। अब इसे बढ़ाकर सोमवार यानी 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं पर छूट रहेगी। अब इसे बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया गया है। बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। फिर से बढ़ाया गया है कोविड कर्फ्यू। अब सोमवार तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। 10 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह से आने जाने पर पाबंदी रहेगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीम 9 की बैठक करने वाले हैं और ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। रूटीन बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 से टीम 9 हुई और टीम 9 के साथ भी सिलसिला बैठकों का रुका नहीं। रोजाना ये बैठक होती है। आज एक बार फिर से 10:30 बजे बैठक होने वाली है। आज की बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं ये देखना होगा। और प्रदेश में अगर हम बात करें तो अस्पतालों में जो समस्याएं दिख रही हैं लोगों को, अभी जस की तस बनी हुई हैं। लोगों को अभी भी जूझना पड़ रहा है और खुद ये बात अब मान रहे हैं नेता लोग भी कि संसाधनों की कमी है। लोग ज्यादा रहे, संसाधन है नहीं, इसी की वजह से परेशानियां हो रही हैं। चलिए, और हमारे साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं और साथ ही वाराणसी से नीतीश पांडे भी जुड़ गए हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ाया गया है, लगातार
जो दिन है अवधि है इसकी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है बीते दिनों में कोरोना के आंकड़े उत्तर प्रदेश में कुछ हल्की कमी आई है उनमें। तो क्या माना जाए 10 मई तक जो इस अवधि को बढ़ाया गया है, क्या आंकड़े और कम आ सकते हैं? और इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या इस अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है आगे? जी कौशल, देखिए स्थितियां लखनऊ में नियंत्रण में आ रही हैं धीरे धीरे। और आपको बता दें कि कल जो मरीजों का आंकड़ा था वो 3004 संक्रमित सामने आए थे और 38 मौतें हुई थी। देखिए संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और लगातार जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले हैं या स्वस्थ होने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 38 मौतें राजधानी में हुई थी जो बहुत बड़ी संख्या है। इसके पहले 26 दिन पहले इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया था। तो ये संख्या लगातार चिंताजनक है, इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है और कोरोना कर्फ्यू के जरिए ये संक्रमण की दर को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए 2-2 दिन का या 4-4 दिन का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे हालात सरकार देख रही है कि जिस तरह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, 2 दिन में सुधरते हैं, फिर तीसरे दिन फिर स्थितियां खराब हो जाती हैं, 2 दिन फिर सुधरते हैं, फिर चौथे दिन फिर स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो ये स्थितियां एक आकलन किया जा रहा है कि क्या वाकई में आगे कर्फ्यू की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए अभी बीते दिनों जिस तरह से 2-2 दिन और 3-3 दिन करके कर्फ्यू बढ़ाया गया है, उसकी यही वजह है कि सरकार अभी आकलन करने में जुटी है कि कितना कर्फ्यू ज़रूरी है। देखिए एक दिक्कत यह है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना कर्फ्यू, उसको लोगों ने लॉकडाउन समझ लिया है। ये लॉकडाउन नहीं है, दरअसल ये आंशिक कर्फ्यू है और लॉकडाउन का छोटा स्वरूप है। इस दौरान तमाम दुकानें लोगों ने जानकारी ना होने की वजह से बंद कर रखी हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। सरकार ने इन स्थितियों को साफ किया है और ये कहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। जिस तरह से औद्योगिक गतिविधियां हैं, मेडिकल संबंधी आवश्यकताओं और वस्तुओं की आपूर्ति है, ई कॉमर्स ऑपरेशंस हैं, दूरसंचार सेवाएं हैं, डाक सेवाएं हैं, इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं, उनको लेकर जितने भी व्यक्ति सड़क पर दौड़ रहे हैं, काम से दौड़ रहे हैं, उनको ई पास से छूट रहेगी और बाकी जो गतिविधियां हैं उनके लिए ई पास जारी करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जनता में भ्रम की स्थिति है कि क्या लॉकडाउन है ये या कोरोना कर्फ्यू है। तो अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, हो सकता है कि कल को आंकड़े अगर ज़्यादा आ जाते हैं। अभी आपको बता दें कि जैसे रविवार से जो पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई थी और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए, जिस तरह से भीड़ मतगणना केंद्रों पर एकत्रित हुई थी, तो उसके जो परिणाम है अभी आगे सामने आ सकते हैं। जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ सकती है। हो सकता है कि कर्फ्यू और धीरे धीरे 2-2, 3-3 दिन करके और आगे बढ़ा दिया जाए और यही स्थितियां जारी रहेंगी, चूंकि मौतों का आंकड़ा सरकार नहीं रोक पा रही है। ये चिंता वाली बात है कि आंकड़ा भले कम हो रहा है लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। दूसरा, आप बता रहे हैं कि भ्रम की स्थिति फैली हुई है। एक बार नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वाराणसी में कोविड कर्फ्यू के बाद के जो आंकड़े हैं वो क्या बयां करें? दूसरा, क्या टेस्टिंग पर किसी तरह का असर पड़ा है? क्या टेस्टिंग कम हो रही है या टेस्टिंग पहले जितनी है या फिर ज्यादा हुई है? और कोविड कर्फ्यू का पालन कितना हो रहा है वहां पर? राजीव, अगर आपका जो पहला सवाल है कि आंकड़े क्या है, आंकड़े जो हैं वो कम हो गए हैं और इसके साथ रिकवरी रेट बढ़ा है। और इसके साथ और आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। 9 मौतें, जहां पर 2, 4, 5 मौतें थी वहां 9 मौतें हुई हैं। तो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है लेकिन केस कम हुए हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण बताया जा रहा है कि टेस्टिंग जो है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रही है जिस लेवल पे होनी चाहिए। अब तो अगर बात करें तीसरी बात यह है कि आम जनता इस कोरोना कर्फ्यू को बहुत हल्के में ले रही है। आप देखिए, तस्वीर देखिए, ये इलाका है, ये जो सड़क है, यहाँ पर आपको लोग आते जाते दिखेंगे और व्यापारी तो पहले से यहाँ पे जागरूक हो गए थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने स्वयं के द्वारा दुकानें बंद करने का एक निर्णय भी लिया था। और कोरोना की दहशत इतनी ज़्यादा है कि जहाँ तक हो सके लोग बचना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि गैर ज़रूरी चीज़ों को मानते हुए भी सड़क पर आ जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये अगर बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं हो पा रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था उस पर क्या कर रही है, तो आपको चौराहों पर पुलिस के जवान नहीं के बराबर दिखाई देंगे। रात को यहाँ पर चेकिंग होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश लापरवाही बढ़ती जा रही है प्रशासन की ओर से भी, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। आप हमारे साथ बने रहिए, विवेक आप भी बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां लगातार जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मेरठ में कोरोना के 1498 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में 11 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। तो मेरठ में लगातार जारी है कोरोना का कहर।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1498 नए केस मिले। इसके अलावा अगर बात करें मौतों की तो 11 कोविड संक्रमितों ने दम तोड़ा है। बात हरिद्वार की करते हैं। हरिद्वार में 10 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तो 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू हरिद्वार में बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार वासियों के लिए बड़ी खबर, जिलाधिकारी सी रविशंकर ने ये आदेश जारी किए। आज सुबह ये कोरोना कर्फ्यू खत्म हो रहा था, लेकिन बढ़ते केसेस को देखते हुए, बढ़ती और बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए ये एक निर्णय लिया गया है कि इसको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। लगातार संक्रमण फैल रहा है। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू 10 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन हरिद्वार के अधिकांश हिस्सों में लोग बेधड़क घूमते हुए दिखाई देते हैं और पुलिस कहीं थानों में बैठी हुई सो रही होती है। और अब बात पंचायत चुनावों की। यूपी के सभी 75 जिलों के जिला पंचायत के 3050 वार्डों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा 782 सीटों के साथ सबसे आगे है। वहीं बीजेपी 580 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। बीएसपी ने 361 और कांग्रेस ने 61 वार्डों में जीत हासिल की है। लेकिन निर्णायक भूमिका में है अन्य और निर्दलीय, जो 1266 वार्ड में जीते। तो निर्णायक भूमिका में अन्य और निर्दलीय हैं, जिन्होंने 1266 वार्ड में जीत हासिल की है। और विवेक और नीतीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, आपके पास पहले आना चाहूंगा। आपका जो गणित है वो सबके सामने है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे और बीजेपी से करीब 200 से ज्यादा सीटों का फासला समाजवादी पार्टी ने रखा है। लेकिन जो किंग मेकर है, जो निर्णायक भूमिका में, वो तो निर्दलीय है। ऐसे में अब किस तरह की पॉलिटिक्स वहां देखने को मिल रही है? कौन सी पार्टी ज्यादा एक्टिव दिख रही है वहां पर? क्या बीजेपी या सपा कोशिश कर रहे हैं कि अध्यक्ष उनका बन जाए? राजीव, अब तोड़ो और जोड़ो की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सबकी नज़र जो निर्दलीय है उन पर है और हर कोई उनकी नज़र बनाए हुए है कि कौन किसको तोड़ रहा है और कौन किसको जोड़ रहा है। बात करें, बीजेपी इस पर ज़्यादा सक्रिय दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सीटों को प्राप्त किया है, उन सीटों को प्राप्त करने के बाद वो अपनी नज़र बनाए हुए है कि कहीं इनसे ज़्यादा सीटें प्राप्त कर न ले बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करके। तो अब सपा और इसके साथ बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में नतीजे किसके हक में होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि एक बात और दिलचस्प होगी कि अब अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को सीटें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, उसके बाद बीजेपी क्या निर्दलियों को लेकर आगे जाती है या फिर बसपा और कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को तोड़कर अपने पास लाती है या सुभाषपा के प्रत्याशी को अपने पास तोड़कर लाती है, ये सारा जो समीकरण है इस दौरान सेटिंग के स्थिति पर है। सारा समीकरण सेट किया जा रहा है। नेता अपने अपने स्तर से इस पूरे मामले को सेट करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे के परिणाम क्या होते हैं और बाजी कौन मारता है। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। नीतीश, हमारे साथ विवेक भी बने हुए लखनऊ से। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, जोड़ तोड़ की राजनीति के अलावा मंथन का भी दौर चलेगा, ये माना जा सकता है, क्योंकि जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं कहीं ना कहीं उसे मंथन की जरूरत है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जोश हाई जरूर रहेगा, क्योंकि 2022 के चुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा होगा कि उसकी जमीन कहीं ना कहीं पक्की हो गई है। ऐसे में इस मंथन के दौर को लेकर क्या कुछ तैयारी की जानी चाहिए? क्योंकि जितनी तैयारी बीजेपी ने की थी इस पंचायत चुनाव में, किसी ने नहीं की थी। जी कौशल, आपने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी ने वॉर रूम बनाया और बूथ स्तर तक जाने की रणनीति बनाई थी। बड़े बड़े अपने जो चेहरे हैं उनको लगाया था, सांसद और मंत्रियों को, विधायकों को लगाया था। तो ये गांव की सरकार बनाने की जो कोशिश बीजेपी ने की थी उसमें वो फेल साबित हुई। आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो गांव का स्तर है, जो गांव-गांव में पैठ है, उसका बहुत फायदा मिला और समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में ही अपने समर्थन घोषित करने के साथ ही जो बागी प्रत्याशी थे या जिनको किसी वजह से टिकट नहीं दे सके थे, उनको भी समर्थित किया था और एक एक सीट पर 3-3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थित खड़े किए थे, क्योंकि ऐसा अंदाजा था उनको कि चुनाव में ऐसी उलटफेर हो सकता है कि निर्दलीय हावी हो जाएं। अब रणनीति जो बनी है तो भाजपा ने अपने जो मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, उनके नेतृत्व में कमेटियां गठित कर दी हैं और ये कहा है कि जिस हार की जो जैसी हार मिली है, जिस तरह से परिणाम सामने आए, उनकी समीक्षा की जाए और अब जोड़ तोड़, जैसा कि हमारे साथी नीतीश ने भी बताया,
जोड़ तोड़ की राजनीति जोड़ अब शुरू तोड़ होगी। की राजनीति लोगों को अब तोड़ने हावी की और अब राजनीति। समीक्षा का जो दौर है वो भी शुरू होगा। विवेक, आपका बहुत शुक्रिया। नीतीश, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, जिस पे एबीपी गंगा की लगातार नजरें रहेंगी। तो शुरू करते हैं। यूपी में आज क्या खास है आपको बताते हैं। सीएम योगी आज टीम 9 की बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, कुछ नए फैसले भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज भी प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। अगर जरूरी ना हो तो घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा आज भी टीकाकरण का काम जारी रहेगा। 18 से 44 साल के बीच के लोगों को टीका लगेगा। इस उम्र के 51,000 लोग पहली डोज ले चुके हैं। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन जारी है। कई सेंटर पर टीकाकरण किया जा रहा है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में क्या रहेगा खास, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे समीक्षा होने वाली है और कोरोना को लेकर इस समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत मंथन करेंगे और इस दरमियान अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और देहरादून में हरिद्वार में कोरोना का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। एक खास खबर है आपके लिए। नैनीताल जिले में 10 मई तक कोविड का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। बढ़ते संक्रमण की वजह से यह फैसला लिया गया है। तो बेवजह घरों से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। हम लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, आप भी मेंटेन करें बिल्कुल, और घर पर ही रहें।